नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए विषय गृह विज्ञान में एक वायरल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर से यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो हम लोग इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है गृह विज्ञान प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10। ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, और इसमें नोट करके लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और आपका पूर्णांक जो रहने वाला है पूर्णांक 70 रहने वाला है। इसके बाद इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सभी प्रश्न करना होगा। और दूसरा निर्देश दिया गया है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा बा हैं। और तीसरा निर्देश है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। यानी आपको हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में OMR सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। और आगे लिखा है OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी जब आप एक बार OMR सीट को भर दें तो उसको काटे नहीं, उससे छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद 5वां निर्देश दिया गया है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, तथा 6वां निर्देश दिया गया है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, यानी जो प्रश्न आपको आता है वो आप कर लीजिए, जो नहीं आता उस पर अपना समय बर्बाद मत करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं खंड आ पर। हमारा प्रश्न जो होता है वो खंड आ से शुरुआत होता है। इसमें निर्देश दिए गए हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ये निर्देश हमसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रक पर अंकित करें। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है निम्न में से सुरक्षित चक है। तुम्हें बताना है कि इनमें से सुरक्षित चक कौन सा है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है इसमें वाहन चक, और दूसरा विकल्प है क्रॉस चक, और तीसरा विकल्प है दोनों, और चौथा विकल्प दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से प्रश्न संख्या 1 में दूसरा विकल्प सही हो जाता है। सुरक्षित चेक जो होता है वो क्रॉस चेक होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहला है चारपाई, दूसरा है डोली, और तीसरा है कुर्सी, और चौथा है स्ट्रेचर। तो ये बहुत ही सामान्य बात है कि जो रोगी होता है उसको ले जाने के लिए ना तो चारपाई और ना ही डोली और ना ही कुर्सी का प्रयोग करते हैं। रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। तो पहले नंबर पर है पोलियो, दूसरा है पेचिस, तीसरा है हैजा, और चौथे में सभी। तो अशुद्ध जल से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इसमें हम विकल्प चौथे पर टिक कर देंगे, यानी अशुद्ध जल से सभी प्रकार के रोग होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है वॉशिंग मशीन से बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की, श्रम की, सर्फ की और सभी की। तो जब हम वॉशिंग मशीन से कपड़े को साफ करते हैं तो हमें सभी चीज़ों की बचत होती है, तो इसमें हम टिक कर देंगे सभी की। इसके बाद हमारा प्रश्न 5 आ जाता है। प्रश्न 5 में कह रहा है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ठंडे स्पंज में पहला विकल्प है बर्फ का पानी, और दूसरा है बर्फ, और तीसरा है ताज़ा पानी, और चौथा है घुली हुई बर्फ का पानी। तो ठंडे स्पंज में सामान्यतः ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ठंडे पानी वाला विकल्प नहीं दिया है, तो इसमें हम बर्फ वाले पर टिक कर देंगे, क्योंकि बर्फ भी ठंडा होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं। पहले विकल्प में है 1, दूसरे में है 2, तीसरे में है 3 और चौथे में है 4। तो इस समय के जो लेटेस्ट मॉडल के वाटर फिल्टर आते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा 4। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है मोती झरा का संप्राप्त काल है। तो पहले में है 7 से 21 दिन, दूसरे में है 2 से 3 दिन और तीसरे में दिया गया है 4 से 6 दिन और चौथे में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मोती झरा का संप्राप्त काल जो होता है 7 से 21 दिन का होता है, तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है। 8वें में कह रहा है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो पहले में दिया गया है पाचन, दूसरे में है फुफ्फुस और तीसरे में हृदय और चौथे में दिया गया है त्वचा। तो रुधिर की शुद्धि वृक्क में होती है, तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाता है फुफ्फुस। फुफ्फुस वाला हमारा सही हो जाता है कि रुधिर की शुद्धि फुफ्फुस में होती है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है भोपाल दुर्घटना किसका कारण है। तो इसमें हमारा सबसे पहला विकल्प दिया गया है वायु प्रदूषण और दूसरा विकल्प दिया गया है जन प्रदूषण और तीसरा दिया गया है ध्वनि प्रदूषण और चौथा विकल्प हमारा दिया गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो हमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 9 में हमारा पहला विकल्प सही है, भोपाल दुर्घटना का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। पहला विकल्प है 60 से 70, दूसरा है 80 से 90 और तीसरा दिया गया है 62 से 80 और चौथा दिया गया है 70 से 80। तो 8 से 14 वर्ष की आयु में जो नाड़ी की गति होती है वो 80 से लगभग 100 तक होती है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है। इसमें 80 से 100 नहीं दिया गया है, तो इसमें दूसरा विकल्प हो जाएगा 80 से 90। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 11 आ जाता है। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है तलने की विधि है। तो पहला विकल्प है गहरी, दूसरा है उथली और तीसरा है शुष्क और चौथा दिया गया है तीनों। तो तलने की जो विधियां होती हैं गहरी, उथली और शुष्क, ये सब तीनों होती हैं, तो इस प्रकार से हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है तीनों। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाता है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए, यानी प्याज की पुलटिस कब बांधी जाती है। पहला विकल्प है मोच पर, दूसरा है चोट पर, तीसरा है फोड़े पर और चौथा है सभी। तो प्याज की पुलटिस जब बांधी जाती है जब फोड़े फुंसी निकल आते हैं, तो इस प्रकार से हमारा 12 का तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है। तो पहला विकल्प है सूखा, दूसरा है बाढ़ आना और तीसरा है भूमि बंजर होना और चौथा है सभी। तो जब प्राकृतिक असंतुलन होता है तो सभी प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा कि प्राकृतिक असंतुलन आने से सभी प्रकार की आपदा आती है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 14 आ जाता है। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु किससे प्राप्त होता है। पहला विकल्प है रासायनों से, दूसरा है पशुओं से और तीसरा है वनस्पति से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सूती तंत्र हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा वनस्पति से। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 15 आ जा रहा है। इसमें कह रहा है क्षय के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा है वसा और तीसरा है कार्बोज और चौथा दिया गया है विटामिन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्षय के रोगी के भोजन में किस प्रकार की मात्रा अधिक देनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का पहला विकल्प सही हो जाता है, क्षय के रोगी के भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 16 आ जाता है। इसमें कह रहा है कि आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसे माना जाता है, संतुलित को या घाटे का या बचत का या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बजट जो माना जाता है जिसमें बचत होती है, तो आदर्श बजट किसे माना जाता है, बचत का बजट माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 में है चेचक रोग फैलता है तो किससे फैलता है। पहला है जल द्वारा, दूसरा है रक्त द्वारा, तीसरा है वायु द्वारा और चौथा है भोजन द्वारा। तो चेचक रोग जो होता है वो वायु द्वारा फैलता है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 17 का तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 आ जा रहा है। इसमें कह रहा है भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला है कुर्सी, दूसरा है मेज और तीसरा है छोटी चौकी
और चौथा क्या है, पाटा। तो प्रश्न संख्या 18 का चौथा विकल्प सही हो जाता है। भोजन कक्ष की देसी शैली में खाना खाते समय खाना रखने के लिए पाटा कक्ष में होना चाहिए। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 19 आ जाता है। प्रश्न संख्या 19 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं। पहला विकल्प है वाय, दूसरा है अंतः कंकाल, और तीसरा है अस्थि कंकाल, और चौथा है सभी। तो प्रश्न संख्या 19 में पहला विकल्प सही हो जाता है। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 20 आ जाता है। प्रश्न संख्या 20 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है 1:4, दूसरा है 2:3, और तीसरा है 1:10, और चौथा दिया गया है 2:12। तो श्वास व नाड़ी गति में संबंध होता है, इसका हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। 1:4 का संबंध होता है। तो इस प्रकार से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं खंडवा में। खंडवा में है, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो हमें प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। तो हमारा प्रश्न संख्या 21 दिया गया है। इसमें कह रहा है लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे लचीला बजट, जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी माना जाता है, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। लचीले बजट को आमतौर पर आगामी अवधि के लिए बदतर स्थिति का अनुमान लगाने के लिए रेखांकन अवधि से पहले पसंद किया जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 में इनसे प्रश्न पूछा गया है, ओजोन परत का क्या महत्व है। तो हम इसमें हम ओजोन परत का महत्व लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि हमारी धरती पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकने का काम करती है और पृथ्वी पर जीवन सुगम बनाने का काम करती है। तो यही हमारा ओजोन परत का महत्व हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 23 आ जाता है। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है, नाप लेने की 2 विधियों का नाम बताइए। तो नाप लेने की 2 मुख्य विधियां ये हैं कि पहला है कि छाती से नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाया जाता है, और दूसरा है प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 24 आ जाता है। इसमें कह रहा है कि मोच किसे कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कहीं चोट खा जाते हैं तो हमको चलने में परेशानी होने लगती है, और हमारी मांसपेशियों में क्या होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, इसे ही मोच कहते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, मोच एक चोट है जो तब होती है जब आपका कोई स्नायु बंधन खिंच जाता है या फट जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, खड़े होकर भोजन पकाने के क्या लाभ हैं। यानी जब खड़े होकर आप भोजन पकाएंगे तो उससे क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि खड़े होकर भोजन पकाने में निम्नलिखित सुविधाएं होती हैं। सबसे पहला नंबर पर गृहिणी के कपड़े नहीं खराब होते हैं, और दूसरा है बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है, जिससे थकान कम होती है, और तीसरा हम लिख देंगे भोजन परोसने में सुविधा होती है, रसोई घर में गंदगी नहीं होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है, ठंडी सेक की विधियां बताइए। तो इसमें हमें बताना है कि ठंडी सेक की विधियां क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे ठंडी सेक की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे पहले नंबर पर ठंडा स्पंज, दूसरा है ठंडी पट्टी, और तीसरा है बर्फ की थैली। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों पर। तो आगे के प्रश्नों में दिया गया है निर्देश, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या जो 27 हमारा दिया गया है, इसमें कह रहा है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो ये प्रश्न जो है हमारा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में 100% आने की इसकी पूरी संभावना। तो इसका उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में लिखना रहेगा। जब आप 50 शब्दों में लिखेंगे तो आपको इसके 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है,
शरीर में जल के कार्य बताइए। तो हम शरीर में जल के कार्य बता देंगे। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 29 में है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा है 2000 रुपये, यानी 1600 रुपये में हम साइकिल को खरीदते हैं और बेचते कितने में है, 2000 रुपये में। तो इस प्रकार से हमें 400 रुपये का लाभ होता है। साइकिल को बेचने पर हमें 400 रुपये का लाभ होता है। तो इस प्रकार से जब हम 400 रुपये का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमें लाभ प्रतिशत 25% मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है, यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है खपच्चे का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 में दिया गया है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, समझाइए। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हमारा 31 नंबर का प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, उसके निर्देश दिया गया है। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में, उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा करके रहेंगे, जिनमें से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा। तो 32 नंबर पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया है गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो इसमें आप पारिवारिक व्यय को इसमें आप गृह गणित को समझा देंगे या इसके महत्व को समझा देंगे। इसके बाद 33 नंबर पर है, भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 33 नंबर पर पूछा गया, इसका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। और इसी में अथवा करके दिया है, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अथवा वाले में दिया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। तो आप इसमें लिख देंगे कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसको किस प्रकार की विटामिन देनी चाहिए, किस प्रकार के पोषक तत्व देना चाहिए, क्या उसके लिए जरूरी है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 34 आ जाता है। इसमें कह रहा है घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो ये हमारा 34 नंबर का प्रश्न है। ये सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखते समय कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाता है। आप लोग इस मॉडल पेपर को 2 बार 4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना रहे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।